लेते हैं। भारत चीन सीमा का क्या कुछ विवाद रहा है, एक बार उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। साल 2020 में गलवान संघर्ष की बात की जाए तो दोनों की सेनाओं में झड़प हुई। किस तरह से साल 2020 में दोनों सेनाओं में झड़प हुई, कहां पर हुई ये झड़प? तो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में ये झड़प हुई। यानी 2022 में बात करें, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में ये झड़प हुई। 2020 से ही दोनों के संबंधों में तनाव चल रहा है। भारत चीन सीमा विवाद लंबे समय से, साल 2022 में दोनों की सेनाओं में झड़प हुई। 2022 में भी एक बार फिर से दोनों देशों की सेनाओं में झड़प हुई। कहां पर हुई? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई। भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वो लगातार चल रहा है। पैंगोंग झील की क्या टाइमलाइन है? पैंगोंग झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का हिस्सा 45 किलोमीटर तक है। पैंगोंग त्सो यानी पैंगोंग झील की जो टाइमलाइन है वो आपको बता रहे हैं। पैंगोंग झील को लेकर दोनों सेनाओं में कई बार झड़प हो चुकी है, यानी कि यह भी विवाद का एक बड़ा कारण रहा है हमेशा से दोनों देशों के बीच में। साल 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफी विवाद, दोनों सेनाओं में विवाद 70 से 80 दिन तक चला। 2017 में भी यह विवाद देखा गया। क्या था मामला? डोकलाम में चीन की सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया था भारत ने। साल 2017 की अगर बात करें, साल 2020 में नाथुला दर्रे के पास भारत और चीन के सैनिकों में झड़प, यानी कि लगातार पिछले कई सालों से जो दोनों देशों के बीच का विवाद है। नाथुला में हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा, जो विवाद है वो लगातार चला आ रहा है और कहीं ना कहीं ये तनाव दोनों देशों के बीच देखा जा सकता है। लेकिन अब जबकि ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है जिनपिंग से, तो बड़े ही संक्षेप में, बड़ी कम देर की मुलाकात में पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया है कि अब जो है, जो सीमाएं हैं वहां पर शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्रेम शंकर जी, क्या चाइना के लिए आसान होगा, किसी भी देश के लिए, जिस तरह से उसका जो एग्रेशन की लगातार बात हो रही है, इस तरह के संबंध रखना, जबकि हम ताइवान के साथ जो उसके रिश्ते हैं जब वो देखते हैं, साथ ही साथ जापान के साथ जो उसके रिश्ते हैं अगर उन्हें देखा जाए, तो क्या जो चाइना है उसके लिए आने वाली जो राह है वो आसान नहीं होने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे जो चाइना का व्यवहार रहा है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ, वो हमेशा ही एक संदेहपूर्ण रहा है जी। और अपनी बातों से पलटने की स्थितियां कई बार आई हुई हैं। इसलिए चाहे वो ताइवान हो, जापान हो, भारत हो या अन्य देश हो, उनके साथ उसके संबंध हमेशा खराब ही रहे। क्या है कि चाइना की जो अविश्वसनीयता की स्थिति है, इसका असर उसकी वैश्विक राजनीति पर भी पड़ता है। इसलिए अगर आप देखिए, वेस्ट से अपने रिश्ते को लेकर वो बहुत सहज नहीं है। साउथ एशिया के जो दो आपके बड़े देश हैं, एशिया के भारत है और दूसरी तरफ जापान है, उसके साथ उसके रिश्ते सहज नहीं है। आज की तारीख में वो रूस के साथ अपने रिश्ते बेहतर करके एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के कवायद में लगा हुआ है। और वजह यह है कि यूक्रेन युद्ध के चलते रूस के ऊपर पश्चिमी देशों की ओर से तमाम प्रतिबंध है, इसलिए रूस नई संभावनाएं तलाश रहा है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि रूस के भारत से भी संबंध अच्छे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो भारत की स्थिति है, वो भारत पिछले 1.5 दशक पहले के भारत से बहुत ही अलग है। आप पिछले 6-7 सालों में, 5 सालों में विदेश मंत्री बनने के बाद आप जयशंकर के बयानों को वैश्विक मंच पर देखें। वो अमेरिका की आंख में डाल के यूरोप को यूरोप की आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं। तो ये बताता है कि भारत अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, हम अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं, सामरिक मुद्दों पर हम सशक्त हैं और चंद्रयान पर पहुंचने वाले, चंद्रमा पर पहुंचने वाले, वो भी दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले पहले देश और चंद्रमा पर पहुंचने वाले चौथे देश हैं। कुल मिलाकर हम वैज्ञानिक स्थिति में, सामरिक स्थिति में, आध्यात्मिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में हम एक नए सोपान को छू रहे हैं। और ऐसे में दुनिया को हमारी, जितनी हमें दुनिया को जरूरत है उतनी दुनिया को हमारी जरूरत है। ऐसे में भारत के हितों का सम्मान करना बाकी देशों की भी मजबूरी है और चीन भी इस दबाव में है। इसलिए चीन अपनी आर्थिक स्थितियों, सामरिक स्थितियों, राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए और पड़ोसी सहित विश्व के अन्य देशों से अपने संबंधों को देखते हुए फिलहाल समन्वय, कम से कम खुले तौर पर तो समन्वयवादी रवैया अपनाने के लिए विवश होगा। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरह से अमित जी, प्रेम शंकर जी ने यूक्रेन और रशिया वॉर का जिक्र किया,
लगभग 18 महीने से ये वॉर चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है, जबकि लोगों का ये अनुमान था कि महज 15 दिन या 1 महीने में ये जो पूरा विवाद है, जो लड़ाई है, वो खत्म हो जाएगी। बावजूद इसके एक लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है। तो क्या चाइना के लिए, क्या चाइना इससे सबक नहीं ले रहा? क्या उसके लिए ये एक बड़ा मैसेज नहीं है कि अब आज के समय में आप किसी भी देश को लंबे समय तक छेड़ नहीं सकते? देखिए, चाइना रशिया के साथ जिस तरीके से गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एंटी वेस्ट एक फिनोमिना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डेवलप हो रहा है कि एक नया गुट बनकर आए। तो चाइना लगातार उस चीज को करने में लग रहा है। दूसरी चीज है कि चाइना उस डॉलर डिप्लोमेसी को चैलेंज करना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया भर के देश अलग अलग करेंसी में व्यापार करें, और खासकर चाइना का युआन जो है वो मजबूत करना चाहता है, क्योंकि आर्थिक जो स्टैग्नेशन पिछले कुछ वर्षों से चाइना की इकोनॉमी में आया है, वो चाइना को काफ़ी भयभीत कर रहा है, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है वो चाइना के पास वो नहीं है, जिसकी वजह से चाइना उसकी अपनी खामियों को अच्छी तरीके से जानता है। दूसरी चीज़ है कि रशिया के साथ जो जैसा कि अभी हम सुन भी रहे थे कि पश्चिम का एक दबाव रशिया के ऊपर बना है, और वो चाहता है कि इस दबाव के चलते वो अपने गुट को किस तरीके से मजबूत करे, क्योंकि सेंट्रल एशिया में कच्चे तेल और गैस का बहुत बड़ा रिजर्व है। दूसरी चीज़ है कि वो चाहता है कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में उसका एक्सपेंशन तेजी से हो, खासकर ईरान जैसे देश उसके खेमे में आए। इसी वजह से वो ब्रिक्स में इस बार ईरान को भी लेके आया, और जिसमें निश्चित तौर पर मोदी जी की भी सहमति रही है। और उसके साथ साथ इस तरीके से वो ब्रिक्स को भी रिडिजाइन करना चाहता है, ब्रिक्स को भी एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बनाना चाहता है, जिसमें रशिया उसका काफी बड़ा समर्थक भी है। लेकिन जैसा कि अभी रामपोसा जी ने जो जोहान्सबर्ग में कहा भी कि ये हम नहीं होने दे सकते, इसे एक गुट निरपेक्षता की जो नीति है, जो नॉन अलाइनमेंट की नीति है, उसके तहत ही ब्रिक्स को रखना है। तो ये चाइना के लिए एक काउंटर बैलेंस की बात है। इसलिए चाइना अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए रशिया और सेंट्रल एशिया, तमाम जो वेस्ट से आहत देश हैं अर्थव्यवस्था के मामले में, उनको अपने साथ मिलाकर एक नया गुट इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्रिएट करना चाहता है। ठीक है प्रेम शंकर जी, जिस तरह से पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, इससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो G20 सम्मेलन होने वाला है, उसमें जिनपिंग के आने की कितनी संभावनाएं हैं, और खास तौर से अब इस मुलाकात के बाद इस बात की कितनी संभावना बढ़ जाती है? नहीं, देखिए, G20 का सदस्य होने के नाते चीन को आना चाहिए, और जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, आपस में बातचीत हुई है, इसके पिछले बैठक में लोगों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई थी, बातचीत हुई, और एक जो संदेश है, जो भारत के प्रवक्ता का जो बयान है, वो साफ तौर पे दिखाता है कि मुद्दों पर दृढ़ता से बात करते हुए भी समन्वय की एक कोशिश हुई है। और अभी हम लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं कि चीन को भी जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर में अलग थलग है, उसको साथी चाहिए, बेहतर समन्वय